हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद CGPSC एंड CGBFM में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिल्ली सल्तनत बताने वाला हूँ। दिल्ली सल्तनत में क्या है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला है। ठीक दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत कहा क्यों जाता है इस काल को। आखिर ये 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो काल है, इसको दिल्ली सल्तनत आखिर क्यों कहा जाता है। तो इसको दिल्ली सल्तनत कहने का रीज़न है दोस्तों कि जो 9 स्थापित राज्य के शासक थे, उनमें से अधिकांश ने क्या किया था, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, जो 9 स्थापित राज्य के शासक थे उस समय 1206 से 1526 के बीच के, तो उनमें से अधिकांश शासकों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। यही कारण है कि इस काल को दिल्ली सल्तनत का काल पुकारा गया। बात समझ में आ गई, याद भी हो गया होगा। तो चलिए अब आगे इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले कालक्रमों को हम देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली में 5 राजवंशों ने शासन किया है। इसमें पहला राजवंश आपका सामने आता है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी वंश। तो इसमें जो गुलाम वंश है दोस्तों, ये 1206 से 1290 ईस्वी तक चला है। इसके बाद आता है खिलजी वंश, ये आपका 1290 से 1320 ईस्वी। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश का कार्यकाल रहा है 1414 से 1451 ईस्वी तक। फिर आता है लोधी वंश, यह 1451 से 1526 ईस्वी तक चला है। दोस्तों, ये समय कालक्रम आपको याद हो ना हो, लेकिन यह क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनका क्रम क्या था, पहले कौन सा वंश के बाद कौन सा वंश आया, इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाने को दे देता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, इसके बाद अंत में लोधी वंश है। सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, अंत में लोधी वंश, ऐसा याद रखिएगा। आते हैं इसके नीचे दास वंश, या सबसे पहला वंश के बारे में बात करते हैं हम, गुलाम वंश के बारे में। दोस्तों, गुलाम वंश को ही दास वंश भी कहा जाता है, और ये जो दास वंश है इसकी स्थापना की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक है कौन। तो दोस्तों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह 1206 से 1210 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम था जिसने भारत पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। तो क्या है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, यह प्रथम मुस्लिम था जिसने 1206 से 1210 ईस्वी में हमारे भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और उसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी। गोरी ने ऐबक को ऐबक अर्थात चंद्रमुखी की उपाधि दी थी। ये जो कुतुबुद्दीन है, इसको गोरी ने ही ऐबक अर्थात चंद्रमुखी की उपाधि दी थी, और उसकी दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श भी कहा गया है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय क्या हो गई दोस्तों, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो पुत्र है आराम शाह, वो 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लंबे समय तक आराम करता रहा। यह एक अयोग्य शासक था। चलिए आगे अब इल्तुतमिश के बारे में जानते थे। दोस्तों, इल्तुतमिश, अगर यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली लाइन है, पहला वाला, यदि आपसे पूछता है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो आपको टिक करना है इल्तुतमिश, क्योंकि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों, इल्तुतमिश था, जिसका कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। जबकि भारत एवं सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछे दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश, भारत एवं दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर थी, पता है आपको। और इल्तुतमिश जो है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक है और उसकी राजधानी दिल्ली ही थी।
अब ऐबक का पुत्र आराम सा अयोग्य था, अतः दिल्ली के सरदारों ने बदायूं के शासक इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकारा। ठीक है, ऐबक का पुत्र जो था आराम सा, वो क्या था, अयोग्य था, इसलिए दिल्ली के सरदारों ने बदायूं के शासक इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार कर लिया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1229 में खलीफा से खिलअत, जिसका मतलब होता है मान्यता, वो प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, 1229 में खलीफा से खिलअत बोले तो मान्यता प्राप्त कर लिया है। अब आ जाते हैं इल्तुतमिश के काल में 1221 ईस्वी में चंगेज खां ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में चंगेज खान जो है वह ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था। अगला है, इल्तुतमिश ने प्रशासन में इक्तेदारी व्यवस्था आरंभ की एवं न्याय के लिए अमीर दाद की नियुक्ति की। ठीक, प्रशासन में क्या किया इसने, इक्तेदारी व्यवस्था आरंभ की एवं न्याय के लिए अमीर दाद की नियुक्ति की। आगे है, उसने चांदी के नवीन सिक्के जिसे टंका कहते हैं एवं तांबे के नवीन सिक्के जिसे जीतल कहते हैं उसको चलवाया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने चांदी के नवीन सिक्के टंका एवं तांबे के नवीन सिक्के जीतल चलवाया। उसके बाद आता है तुर्कान ए चेहलगानी। तुर्कान अ चेहलगानी 40 सरदारों का दल का गठन। ये तुर्कान ए चेहलगानी क्या है दोस्तों, 40 सरदारों के दल का गठन है। यह करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसके पश्चात उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बना, किंतु जन समर्थन से रजिया ने गद्दी पर कब्जा कर लिया था। ठीक, अब आते हैं दोस्तों रजिया के बारे में। यह पेज अच्छे से फोटो नहीं आया है दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मेरी आवाज़ को सुनिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। रजिया, तो रजिया एक नारी रजिया बेगम का सिंहासन प्राप्त करना न केवल दिल्ली सल्तनत बल्कि भारतीय मुस्लिम इतिहास की सर्वप्रथम घटना है। उसका शासन लगभग 3.5 वर्षों 1236 से 1240 ईस्वी तक चला। रजिया पर उसके प्रेमी याकूब अबिसिनियाई से अवैध संबंध होने के आरोप सरदारों ने लगाए। मिन्हाज उस सिराज ने इशारा किया है कि रजिया का पतन का कारण स्त्री होना था। क्या दोस्तों, मिन्हाज उस सिराज ने क्या इशारा किया है कि रजिया के पतन का कारण क्या था, उसका स्त्री होना। ठीक, अब आते हैं बलबन। दोस्तों 1246 में बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। क्या 1246 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया किसने, बलबन ने, जो 1266 तक सुल्तान रहा। बलबन नासिरुद्दीन मोहम्मद का नायब था। बलबन का प्रधानमंत्रित्व काल नाइब कहलाता था। क्या कर दोस्तों, बलबन का जो प्रधानमंत्रित्व का काल था वह क्या कहलाता था, नाइब कहलाता था। नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बन गया। 1266 से 86 ईस्वी तक, 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। अब बलबन ने राजस्व का प्रतिपादन किया एवं राजत्व के देवीय उत्पत्ति सिद्धांत को अपनाया। अपने विरोधियों को समाप्त करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि जिल्ले इलाही, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया, धारण किया। तो ये 2 लाइन ध्यान दीजिए। बलबन ने राजत्व का प्रतिपादन किया एवं राजत्व के देवीय उत्पत्ति सिद्धांत को अपनाया। और दूसरा है, अपने विरोधियों को समाप्त करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि जिल्ले इलाही, जिसका अर्थ है ईश्वर की छाया, धारण कर लिया।
फिर है बलबन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा का पुनः बहाल किया। बलबन ने दरबारियों को सुल्तान के समक्ष सिजदा, जिसका अर्थ होता है झुकना, एवं पैबोस, पांव चूमना हेतु भी विवश किया। बलबन ने क्या किया दोस्तों? दरबारियों को सुल्तान के समक्ष सिजदा, जिसका अर्थ है झुकना, एवं पैबोस, जिसका अर्थ होता है पांव चूमना, इस कार्य हेतु विवश किया। बलबन ने दरबार में ईरानी नववर्ष नवरोज का प्रचलन आरंभ कराया। ठीक है, बलबन ने दरबार में ईरानी नववर्ष नवरोज का प्रचलन कराया। बलबन ने आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने 40 सरदारों के दल को समाप्त कर दिया एवं उलेमाओं को राजनीति से पृथक रखा। क्या किया? बलबन ने आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने 40 सरदारों के दल को समाप्त कर दिया एवं उलेमाओं को राजनीति से पृथक रखा। बलबन ने सैन्य विभाग दीवान अर्ज को सुसंगठित किया। उसने आरिज विभाग की स्थापना की। अब अगला वंश है दोस्तों खिलजी वंश, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग लंबे समय तक वीडियो नहीं देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में खिलजी वंश के साथ।